नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर विजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डीएनए व आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, डीएनए क्या क्या काम करता है, डीएनए के काम क्या होते हैं, कैसे डीएनए एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? डीएनए व आरएनए के ऊपर। तो दोस्तों, डीएनए आरएनए क्या है देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँ, जो डीएनए आरएनए है ये दोनों ही एक आनुवांशिक प्रोडक्ट होते हैं। डीएनए आरएनए की बात करें तो दोनों ही क्या है? आनुवांशिक प्रोडक्ट है या दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। दोस्तों, डीएनए आरएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। अब बात करेंगे आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने इतना बोल दिया कि डीएनए आरएनए दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ या ऐसे प्रोडक्ट जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ जो किनका निर्माण करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। उन सभी को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण करते हैं उन्हें आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? डीएनए आरएनए। तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं डीएनए आरएनए दोनों के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण किया जाता है। अब बात करें दोस्तों, डीएनए आरएनए आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण तो करते हैं, लेकिन आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों, ऐसे लक्षण, ऐसे गुण जो माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षण या ऐसे कोई गुण जो माता पिता से किसमें? संतान के अंदर दोस्तों स्थानांतरित होते हैं, वो सारे गुण, सारे लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। ये भी बोल सकते हैं ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको भी क्या बोल सकते हैं? आनुवांशिक लक्षण। यही बोल दो, ऐसे गुण जो एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होते हैं उनको भी आनुवांशिक लक्षण कह सकते हैं। तो दोस्तों, डीएनए आरएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? आनुवांशिक लक्षणों का। और आनुवांशिक लक्षण किसको बोला हमने? ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ से गुणों को यहाँ तक भेजने के लिए, यहाँ से जो गुण यहाँ पर आ रहे हैं इनको बनाने के लिए, यहाँ से जो गुण यहाँ पर आते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, या यहाँ से जो गुण यहाँ पर आते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए चार चीज़ें जिम्मेदार होती है। दोस्तों, कितनी चीज़ें जिम्मेदार होती है? चार चीज़ें। चार में से एक तो है दोस्तों जीन। जीन के अलावा एक है गुणसूत्र। गुणसूत्र के अलावा एक कौन है? डीएनए। और कौन है? आरएनए। दोस्तों, गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए, इन्हीं के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण होता है। इन्हीं के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, इन्हीं के द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है, और इन्हीं के द्वारा इनको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ जीवों के अंदर डीएनए और कुछ में आरएनए, दोनों को सामने बोल दो। डीएनए आरएनए दोनों मिलकर आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण करते हैं।
दोस्तों डीएनए आरएनए दोनों का जो काम है, इनका जो मेन काम है वो क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए आरएनए के द्वारा। और दोस्तों जैसे ही डीएनए आरएनए दोनों ने आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण कर दिया, मतलब माता पिता के जो गुण संतान में आते हैं उन गुणों का इन्होंने निर्माण कर दिया, उसके बाद में दोस्तों कौन काम करेगा? जीन इन आनुवांशिक लक्षणों के ऊपर कंट्रोल करेगी और कंट्रोल करने के साथ साथ में इनका सिलेक्शन करेगी, इनको सेलेक्ट करेगी। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे डीएनए आरएनए ने बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे गुणों का निर्माण कर दिया, अब ये नहीं होता कि पूरे के पूरे गुण माँ के संतान के अंदर आ जाए, पिता का कुछ भी नहीं आए, या ऐसा भी नहीं होता कि पूरे गुण पिता के संतान में आ जाए, माँ का कुछ भी नहीं है। दोस्तों कुछ गुण माँ के संतान में आते हैं और कुछ गुण पिता के संतान में आते हैं। इसका मतलब इनको सेलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से गुण माता के संतान में आने चाहिए या कौन कौन से गुण पिता के संतान में आने चाहिए, इनको सेलेक्ट किया जाता है। और सेलेक्ट कौन करता है? जीन। इनका निर्धारण किया जाता है, कौन करता है? जीन। और दोस्तों सारे गुण माता के संतान में नहीं आते, सारे गुण पिता के संतान में नहीं आते। इसका मतलब इनको कंट्रोल भी किया जाता है, और इनको कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार है? जीन। इसीलिए दोस्तों जीन को आनुवांशिक लक्षणों की मुख्य इकाई कहते हैं। जीन को आनुवांशिक लक्षणों की मुख्य इकाई कहते हैं। जो पिछले ईयर रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा था, रीट सेकंड लेवल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, आनुवांशिक लक्षणों की मुख्य इकाई किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं दोस्तों? जीन को। अब देखिएगा, डीएनए आरएनए दोनों ने आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण कर दिया, उसके बाद ने जीन ने इनको कंट्रोल कर दिया और जीन के द्वारा इनका निर्धारण कर दिया गया। अब जैसे ही ये फिक्स कर देगा कौन से गुण को जाना है, कितने गुणों को जाना है, कितने गुणों को नहीं जाना है, इसने निर्धारण कर दिया। उसके बाद में दोस्तों कौन काम करेंगे? गुणसूत्र। और गुणसूत्र इन लक्षणों को, इन गुणों को माता पिता से किस में स्थानांतरित कर देंगे? संतान के अंदर। तो आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण कौन करता है? गुणसूत्र। दोस्तों इसीलिए गुणसूत्रों को आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का निर्माण करने वाली युक्ति कौन है? डीएनए आरएनए। आनुवांशिक लक्षणों की मुख्य इकाई कौन है? जीन। आनुवांशिक लक्षणों पर नियंत्रण व निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? जीन। और आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? गुणसूत्रों के द्वारा। या आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन है? गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी यहाँ पर, इनसे रिलेटेड, इनके रिगार्डिंग। अब दोस्तों देखिएगा, डीएनए आरएनए दोनों के दोनों न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए आरएनए दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दोस्तों। और बात करें डीएनए की और आरएनए की, तो दोस्तों जो डीएनए है, सिर्फ डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों डीएनए आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों सबसे पहले बात करें कंपोजिशन की, संगठन की, कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि दोनों आनुवांशिक पदार्थ है,
दोनों का काम सेम है तो स्वाभाविक इनके स्ट्रक्चर में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इनकी बनावट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेन बात यही है, इनकी बनावट में जो अंतर होता है कंपटीशन का, वही मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर देखिएगा, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है और आरएनए की बात करें ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर एक तो होती शर्करा, एक होता है अम्ल और एक होता है सार। और फ्रेंड्स आरएनए के अंदर भी एक तो होती है शर्करा, एक होता है अम्ल और एक होता है सार। अब दोस्तों बात करें डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो फ्रेंड्स जो डीएनए में शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और फ्रेंड्स इसको पेंटोज शर्करा भी हम लोग बोल सकते हैं। कई बार पूछ लेता है पेंटोज शर्करा किसमें पाई जाती है, तो दोस्तों पेंटोज शर्करा किसमें होती है, डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा या पेंटोज शर्करा। एक अम्ल होता है कौन सा, फास्फोरिक अम्ल। कौन सा दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, H3PO4। और सार होता है नाइट्रोजनी सार। तो फ्रेंड्स डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 3 से। डीएनए में एक तो शर्करा होती है कौन सी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, एक अम्ल होता है कौन सा, फास्फोरिक अम्ल, और एक सार होता है कौन सा, नाइट्रोजनी सार। सेम एज आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी एक शर्करा है, लेकिन कौन सी होती है, राइबोज शर्करा। और अम्ल सेम होता है फ्रेंड्स, फास्फोरिक अम्ल। तो आपसे ये पूछ ले डीएनए आरएनए की संरचना में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों डीएनए आरएनए की संरचना में कौन सा अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल। डीएनए में शर्करा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा। डीएनए आरएनए दोनों में अम्ल फास्फोरिक अम्ल, और नाइट्रोजनी सार सेम है, नाइट्रोजनी सार डीएनए आरएनए दोनों में। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ तक मोस्टली शर्करा का अंतर है। इसके बाद में देखिएगा जो नाइट्रोजनी सार है ये डीएनए के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, और जो आरएनए है इसमें भी नाइट्रोजनी सार दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कभी आपने सुना होगा प्यूरिन पिरिमिडिन, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, प्यूरिन पिरिमिडिन। और दोस्तों आरएनए के अंदर भी प्यूरिन और दूसरी कौन सी होगी, पिरिमिडिन। अब देखिएगा जो डीएनए है इस डीएनए के अंदर प्यूरिन नाइट्रोजनी सार के रूप में कितनी शर्कराएं होती है, 2, एडेनिन गवानीन, एडेनिन गवानीन AG। इसके अलावा पिरिमिडीन नाइट्रोजनी सार के रूप में भी 2 होते हैं, टीसिन, थाइमिन साइटोसिन, थाइमिन साइटोसिन। तो प्यूरिन नाइट्रोजनी सार के रूप में एडेनिन गवानीन, इधर पिरिमिडीन नाइट्रोजनी सार के रूप में थाइमिन साइटोसिन AG टेसिन। इधर बात करें सेम होती है एडेनिन गवानीन, आरएनए में दोस्तों प्यूरिन नाइट्रोजनी सार के रूप में सेम होती है कौन कौन सी, एडेनिन गवानीन। और इधर पिरिमिडीन नाइट्रोजनी सार की बात करें तो यहाँ पर थाइमिन न होकर क्या होती है, यूरेसिल, और आगे सेम है कौन सी, साइटोसिन। तो देखिएगा दोस्तों एडेनिन गवानीन सेम है, एडेनिन गवानीन सेम है, सेम का बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने का, नहीं बनता ये मान लो। साइटोसिन सेम है, साइटोसिन यहाँ पर भी है।
यहाँ पर है थाइमीन और इस जगह है यूरेसिल। और दोस्तों बेसिकली दोनों की संरचना में, दोनों की स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही कंपटीशन का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी सार के रूप में शर्करा है वो है थाइमिन, और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी सार के रूप में शर्करा है वो है यूरेसिल। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, डीएनए की संरचना में यूरेसिल के स्थान पे कौन सा नाइट्रोजनी सार पाया जाता है। तो दोस्तों इसकी संरचना में इसकी जगह कौन सा नाइट्रोजनी सार है, थाइमिन। यह क्वेश्चन पूछे आरएनए की संरचना में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी सार होता है, तो दोस्तों थाइमिन के स्थान पे कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर से, डीएनए की संरचना से। और दोस्तों डीएनए आपको पता हो तो कुंडलियों के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, कुंडलियों के रूप में होता है। इसलिए डीएनए की संरचना को कैसी संरचना मानते हैं, आणविक संरचना। तो फ्रेंड्स डीएनए की संरचना कैसी होती है, आणविक संरचना, या इसको डबल स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है, दिव्य कुंडलित मॉडल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो डीएनए की संरचना है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए की आणविक संरचना या डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। और फ्रेंड्स डीएनए की आणविक संरचना के बारे में या डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल के बारे में, डबल स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया। एक का नाम था वॉटसन और एक का नाम था क्रिक। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि डीएनए की आणविक संरचना के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया, तो वॉटसन व क्रिक ने, वॉटसन व क्रिक ने। लेकिन जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था अब की बार, जो 18 वाला एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा, डीएनए की आणविक संरचना या द्विकुंडलित मॉडल के बारे में वॉटसन व क्रिक ने कब बताया। फ्रेंड्स सन आपसे पूछ लेगी, डिस्कवरी आपसे पूछ लेगी किसने की, वॉटसन व क्रिक ने, और कब की बात है, 1953 में। फ्रेंड्स कब बताया, 1953 में। तो ये सन भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो गई। और फ्रेंड्स इस काम के लिए वॉटसन व क्रिक को 1962 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है दोस्तों, तो आगे ये भी पूछ ले, डीएनए की आणविक संरचना के बारे में किसने बताया, वॉटसन व क्रिक ने। डीएनए की आणविक संरचना के बारे में वॉटसन व क्रिक ने कब बताया, 1953 में। तो आगे ये पूछ ले, वॉटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो दोस्तों वॉटसन व क्रिक को डीएनए की आणविक संरचना के रिगार्डिंग नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1962 के अंदर। फ्रेंड्स इनके अनुसार जब भी हम लोग डीएनए को देखते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली डीएनए की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो एवरेजिंग इस प्रकार से होती है। जो मैंने नाइट्रोजनी सार बताए थे वो इस प्रकार से अरेंज होते, एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन, या एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन, या एडेनिन थाइमिन। आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ये फिक्स नहीं होता इनका क्रम। ये बोल दो साइटोसिन, ये गवानीन, साइटोसिन साइटोसिन गवानीन, गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन गवानीन, या गवानीन साइटोसिन। दोस्तों कैसे भी अरेंज हो सकता है, इनका क्रम कभी भी दो व्यक्तियों में समान नहीं होता है। बस यहाँ पर मोस्ट बात यही है, एडेनिन के साथ में थाइमिन या थाइमिन के साथ में एडेनिन ही जुड़ता है, क्योंकि इनके बीच में द्विबंध होते हैं। जबकि बात करें गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन गवानीन के साथ में जुड़ सकता है, ये इनके साथ में नहीं जुड़ सकते क्योंकि इनके बीच में त्रिबंध होता है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या आता है,
जैसे ये एक कुंडली हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई कि कुंडली हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है डीएनए की एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, डीएनए की संरचना में एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों एक कुंडली की लंबाई होती 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की संरचना में एक कुंडली की लंबाई कितनी होती, 34 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनता है, डीएनए की एक कुंडली का व्यास कितना होता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनता है, डीएनए की एक कुंडली का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, एक कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक कुंडली में कुल नाइट्रोजनी सारकों की संख्या कितनी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों। एक कुंडली में कुल नाइट्रोजनी सारकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक कुंडली में कुल नाइट्रोजनी सारकों की संख्या कितनी होती है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दो नाइट्रोजनी सारकों के मध्य कितना अंतराल होता है। दोस्तों दो नाइट्रोजनी सारकों के मध्य कितना अंतराल होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। जैसे ये दो नाइट्रोजनी सारक हो गए तो इनके बीच में जो अंतराल होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये एलडीसी 2013 में भी आया था, 16 में भी आया था, 18 में भी आया है। दो नाइट्रोजनी सारकों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो नाइट्रोजनी सारकों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजनी बंध। तो एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, एक कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, एक कुंडली में नाइट्रोजनी सारकों की संख्या 10, दो नाइट्रोजनी सारकों के मध्य अंतराल 3.4 एंगस्ट्रॉम, दो नाइट्रोजनी सारकों के मध्य बंध हाइड्रोजनी बंध। तो उस पाप से ये पूछ ली दो शर्कराओं के मध्य कौन सा बंध होता है। तो दोस्तों दो शर्कराओं के मध्य जो बंध होता है वो होता है फास्फोडाइस्टर बंध। कौन सा बंध होता है, फास्फोडाइस्टर बंध। तो फ्रेंड्स ये बात की हमने डीएनए की संरचना के रिगार्डिंग। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो जो आनुवांशिक प्रोडक्ट होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इनको बनाने के लिए मोस्टली दोस्तों कौन जिम्मेदार होता है, डीएनए होता है। कई बार दोस्तों माता के पूरे गुण उसकी बेटी के अंदर, उसकी लड़की में आ जाते हैं, रूबहू गुण। कई बार पिता के पूरे गुण, पूरे के पूरे लक्षण लड़के के अंदर आ जाते हैं, संतान के अंदर ही। माता के लगभग गुण लड़की में, पिता के लगभग गुण लड़के में ज्यादा आते दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरे के पूरे गुण संतान में, इसके पूरे के पूरे गुण इस संतान में। जैसे गुण माता पिता में है सेम के सेम रूबहू गुण किसमें आ जाए, संतान में आ जाए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, डीएनए। इसलिए दोस्तों डीएनए को आनुवांशिक लक्षणों की मास्टर कॉपी या फोटोकॉपी कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की मास्टर कॉपी या फोटोकॉपी किसे कहते हैं, डीएनए आरएनए को। और दोस्तों एक एंजाइम ऐसा होता है जो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। दोस्तों एक एंजाइम ऐसा है जो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है, वो कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसीलिए दोस्तों इस एंजाइम को आनुवांशिक लक्षणों की कैंची या आनुवांशिक लक्षणों का चाकू कहते हैं, या ये बोल दो डीएनए का चाकू।
दोस्तों डीएनए का चाकू किसको बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। या आनुवंशिक लक्षणों की कैंची किसको बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। और आनुवंशिक लक्षणों की मास्टर कॉपी या फोटोकॉपी किसको बोलते हैं? डीएनए को। दोस्तों ये बातें की हमने बेसिक डीएनए के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक जानकारी आरएनए की देंगे और साथ में हम लोग जीन और गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आई, तो वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है, सब में शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।